नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं आज अनुच्छेद के साथ 1 से लेके 395 यानी कि 1 से लेके 395 तक सारे अनुच्छेद की चर्चा होगी डीप एंड डिटेल में। समझ रहे हैं आप? तो इससे दोस्तों आपका क्विक रिवीजन होने वाला है, क्योंकि ये रिवीजन बहुत क्विक हो जाएगा, बहुत तरीके से इजी गोइंग आप कंप्लीट कर लोगे। हिंदी में आपके कंप्लीट आर्टिकल्स हैं, मिस मत करना इस वीडियो को। सारे आर्टिकल्स विद इन 30 मिनट्स के अंदर करा दिए जाएंगे। ये बहुत ही क्रिप्स और बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग और सहज और सरल रिवीजन होने वाला है। सारे आर्टिकल्स आप 30 मिनट के अंदर में रट लोगे, आपकी जुबान पर होंगे, ये मेरा दावा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 से 395 तक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं दोस्तों। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, समझ रहे हैं? दूसरे का भला करेंगे तो आपका खुद का भला होगा। वासुदेव कुटुंबकम की थ्योरी पे बात करते हैं दोस्तों। इंडिया में वासुदेव कुटुंबकम मतलब सारा परिवार, सारा जो हमारा इंडिया है वो हमारा एक घर है, तो सभी लोग हमारे भाई बहन हुए, ठीक है? तो सब इस एक दूसरे के सपोर्ट में काम करिए और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। टॉपिक पे आते हैं अपने। तो आर्टिकल नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 1? आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि संघ का नाम और क्षेत्र इस आर्टिकल में गिवन होगा। संघ का नाम और क्षेत्र इस आर्टिकल में गिवन होगा, आर्टिकल नंबर 1 में। गॉट इट? ठीक है, तो संघ के नाम और क्षेत्र की चर्चा हुई है आर्टिकल नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 में। वही बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 2 की। ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से रिलेटेड है, कि नए राज्य और उनके प्रवेश की बात करता है आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2। समझ रहे हैं आप? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब आपको नए राज्य बनाने हैं। वही अनुच्छेद 3 की बात करेंगे, नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 जो है अनुच्छेद 3, नए राज्यों के निर्माण या मौजूदा जो राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड जो बनाया गया था, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ और बिहार में से झारखंड, इसी तरीके से ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनेंगे। लेकिन नए राज्य बनाने आपको, मान लो कोई राज्य आपको नया ही बनाना, नया लेना है, जैसे मान के चलो पाकिस्तान का पीओके वाला इलाका बना के हमने एक राज्य बना दिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको एक राज्य बना दिया, या बलूचिस्तान एक राज्य इंडिया में मिला दिया, तो उसके लिए आर्टिकल 2 की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा बांग्लादेश से कुछ हमने टेरिटरीज ली, वो आर्टिकल 2 के हिसाब से उनको प्रवेश किया गया था, उनमें स्थापना की गई थी। आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। अनुसूचियों और संशोधन से संबंधित व्यवस्था है इसमें। जो अनुसूचियां हैं उससे जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, उससे रिलेटेड मामला आर्टिकल 4 में है। अनुच्छेद 5 बात करता है संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता थी, संविधान लागू होने के समय जो सिटीजनशिप थी, नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 दोस्तों, पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता, जो सिटीजन थे पाकिस्तान से जो इंडिया आए भागकर, यानी इंडिया में जो मूवमेंट किया, उनसे रिलेटेड पाकिस्तान से आए भारतीयों की नागरिकता की बात करता है आर्टिकल 6। वहीं आर्टिकल 7 बात करता है कि पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता की, यानी वो पाकिस्तान तो चले गए लेकिन वापस लौट कर इंडिया आ चुके थे। अनुच्छेद 8 की बात करेंगे, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 9 जो है 9, विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप खतरे में पड़ जाएगी दोस्तों। वहीं आर्टिकल 10 की बात करेंगे, नागरिकता का निरंतर अधिकार की बात करते हैं। नागरिकता के, सिटीजनशिप के निरंतर अधिकार की बात होती है आर्टिकल 10 में। अनुच्छेद 11 क्या है? संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। वहीं 12 क्या है? राज्य की परिभाषा की बात करता है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में गिवन है दोस्तों। वहीं आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता से, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके विपरीत जो कानून की अमान्यता है उसकी बात करता है ये फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 14 की बात करें, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध की बात करता है। जो भेदभाव का निषेध है ये अनुच्छेद 15 में है। वही अनुच्छेद 16 बात करता है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। वही अनुच्छेद 17 की बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 में
उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 20 दोस्तों अपराधों के लिए संरक्षण, अपराधों के लिए संरक्षण की बात आर्टिकल 20 में गिवन है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इसकी भरपूर चर्चा करता है। यानी कि लाइफ टू जो है लाइफ की बात करता है, लाइफ टू एक्सपेक्टेंसी है या उसकी स्वतंत्रता है व्यक्तिगत, उसकी बात करता है। आर्टिकल 21 ए यानी अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए अनुच्छेद 21 ए में गिवन है। वहीं बात करेंगे आर्टिकल 22 की। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 24 में बालिकों से खतरनाक रोजगार का निषेध, जो बालक है हमारे एडल्ट हैं उनसे जो खतरनाक रोजगार है जैसे माइंस हैं, खनन वगैरह में काम करने से निषेध है, उनको रोका गया। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, भाई कोई भी धर्म अपना सकते हो, आपको ये राइट है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, यानी आपके जो भी धर्म से रिलेटेड मामले हैं उनमें आपके साथ मैनेजमेंट करने की पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 करों द्वारा यानी कि जो टैक्स हैं उनके द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध है, यानी आप गवर्नमेंट मतलब जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से किसी भी धर्म के प्रचार की बात नहीं करेंगे, ये निषेध है, यानी ये प्रोहिबिटेड है। वहीं अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का निषेध है, कुछ अपवाद सहित। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण है, 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। वहीं अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, जो 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाया गया था, यानी कि ये संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 ए में पहुंचा दिया गया, याद रखना। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 33 में दोस्तों सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति की बात की गई है, किसकी? पार्लियामेंट की बात की है। 34 में है मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध, जो मार्शल लॉ लग जाता है सेना में उसमें मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध, इसकी बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 35 बात करता है संसद द्वारा कुछ अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून है। अनुच्छेद 36 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। वहीं आर्टिकल 37 में निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व है। 37 में निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 38 बात करता है सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 39 राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता की बात करता है, डीपीएसपी की बात हो रही है। 39 ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 41 जो है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सार्वजनिक सहायता का अधिकार की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 42 में काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व राहत, जो मैटरनिटी जो क्या नाम है लीव वगैरह है, जब आप मातृत्व में होते हैं मतलब आप माँ अपने बच्चे को जब पैदा करने वाली होती है तब ये बात कही गई है, उसमें उस समय उन्हें उचित परिस्थितियों में काम का उचित मूल्य और उनकी परिस्थितियों के हिसाब से ये आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 में दोस्तों। 43 की चर्चा करेंगे मजदूरों, जो मजदूर है उनको जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों में श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता की बात करता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी चर्चा होती है अनुच्छेद 44 में, याद रखना। अनुच्छेद 45 में दोस्तों 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियां और कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन की बात अनुच्छेद 46 में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर का संवर्धन और जन स्वास्थ्य का सुधार, ये अनुच्छेद 47 में बखूबी बताए गए, यानी कि आपके पोषण स्तर जो है न्यूट्रिशन लेवल की बात इसमें कही गई है, जो आर्टिकल 47 है।
अनुच्छेद 48 दोस्तों, कृषि और पशुपालन का संगठन, गाय और बछड़ों की हत्या का निषेध, ये आर्टिकल 48 में सारी कहानी गिवन है। कौन से? अनुच्छेद 48 में गिवन है दोस्तों। वही बात करने वाले हैं अनुच्छेद 48 ए की, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा व उसके सुधार से रिलेटेड है, यह आर्टिकल 48 ए में है। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, इसकी चर्चा आर्टिकल 49 में है, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो स्थान है वो वस्तुओं के संरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक, यानी कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से दोस्तों पृथक करने की बात, अलग करने की बात कहां? अनुच्छेद 50 में कही गई है। वही अनुच्छेद 51 में बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन है, अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की बात है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद, यानी कि आर्टिकल 52 जो है 52, वो भारत के राष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना, यह आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना, यह आर्टिकल 53 में है। वही आर्टिकल 54, अनुच्छेद जो 54 है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आर्टिकल 54 में है, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है दोस्तों, यानी आर्टिकल जो 55 है, अनुच्छेद 55, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो टाइम पीरियड है राष्ट्रपति का कि वो कितने समय तक रहेंगे, वो आर्टिकल 56 में गिवन है भाइयों। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होना, मतलब री इलेक्टेड हो सकते हैं राष्ट्रपति, ये बात आर्टिकल 57 यानी कि अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात है। अनुच्छेद 59 को निरस्त कर दिया गया था, तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे, इसको हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 60 की बात करेंगे, राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा, जो ओथ लेते हैं राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग लेते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में गिवन है। गॉट माय पॉइंट? चलो अनुच्छेद 62 पे आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व का हो सकता है। तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के चुनाव को भरने और समय की व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, यह एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 67 यानी कि 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। वहीं अनुच्छेद 68 की बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद को भरना और समय की व्यवस्था की बात होती है। अनुच्छेद 69 यानी 69 की बात हो तो उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा, वो आर्टिकल 69 में याद रखी जाए। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा किया जाएगा, वो आर्टिकल 71 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा याचिका, क्षमा, माफी आदि का अधिकार है। अनुच्छेद 73 में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। वहीं अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी की बात है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है, यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग एजी जो है इंडिया के लिए होंगे। अनुच्छेद 77 में केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन की बात है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात है, अनुच्छेद 78 में। वहीं अनुच्छेद 79 जो है 79 संसद के गठन, यानी कि जो संसद के गठन, पार्लियामेंट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 82 में जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विन्यास, क्या है? सीटों का पुनर्विन्यास की बात हो रही है, यह है डीलिमिटेशन कमीशन की बात अनुच्छेद 82 में। वही अनुच्छेद 83 में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल की बात की गई है, अनुच्छेद 83 में दोस्तों। अब आते हैं अनुच्छेद 84 पे। संसद की सदस्यता के लिए क्या योग्यता है, ये आर्टिकल 84 में दी हुई है। और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रों का आह्वान और स्थगन की बात की गई है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद को संबोधन, आर्टिकल 86 में ये बात है कि वो राष्ट्रपति जी संसद को, पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे।
अनुच्छेद 87 में संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन की बात है। और अनुच्छेद 88 इसमें अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों की संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, अनुच्छेद 88 में। वहीं अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात अनुच्छेद 89 में गिवन है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 90 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना, यह अनुच्छेद 90 में है। वहीं अनुच्छेद 91 की बात करें 91 में सभापति और उपसभापति के कार्यभार का निर्वहन की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 92 में सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते की बात हुई है। कहां पर? अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना, यह अनुच्छेद 94 में दिया गया है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 95 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन, यह अनुच्छेद 95 में गिवन है। अनुच्छेद 96 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 97 जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा की बात है। अनुच्छेद 100 में संसद में मतदान और बहुमत के नियमों की बात है। जो आर्टिकल 100 है उसमें संसद में मतदान और बहुमत के नियमों की बात कही गई है। अनुच्छेद 101 में संसद की सदस्यता की अयोग्यता की स्थिति में सीट का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात करता है, आर्टिकल 102। अनुच्छेद 103 अयोग्यता के मामले का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये आर्टिकल 103 में गिवन है। अनुच्छेद 104 संसद के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड का प्रावधान है, आर्टिकल 104 में। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? संसद और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार, जिन्हें बोलते हैं राइट टू प्रिविलेज, तो विशेषाधिकार है कहां? अनुच्छेद 105 में। गॉट माय पॉइंट? अनुच्छेद 106 की बात करेंगे तो संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये अनुच्छेद 106 में दिए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 107 बात करता है संसद में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। 108 में संयुक्त बैठक की व्यवस्था, क्या है? संयुक्त बैठक की व्यवस्था का प्रावधान, अनुच्छेद 108 में। वहीं अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होने की बात है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी की बात करता है, अनुच्छेद 111। वहीं अनुच्छेद 112 की बात करेंगे जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात हुई है। अनुच्छेद 113 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण पर संसद की कार्रवाई की चर्चा की गई है, समझ रहे हैं? अनुच्छेद 113 में वार्षिक वित्तीय विवरण पर संसद की कार्रवाई की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 114 में अनुदान की मांगों का अनुमोदन और विनियोग विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुदान और अनुदान की पूर्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 116 में अंतरिम अनुदान, अतिरिक्त या पूरक अनुदान की बात अनुच्छेद 116 में कही गई है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक की बात है, फाइनेंशियल जो बिल है उनकी बात हो रखी है। अनुच्छेद 118 में संसद की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम की बात की गई है। अनुच्छेद 119 में संसद की कार्यवाही में भाषा क्या होगी, इस बात की चर्चा आर्टिकल 119 में है। वहीं अनुच्छेद 120 में संसद में भाषा का प्रयोग, इस बात पर चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 121 में संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध, यानी आर्टिकल 121 कहता है कि भाई पार्लियामेंट जो है, जो जुडिशरी वाले जो जज साहब हैं, उन जजों की, न्यायाधीशों की जो आचरण है उस पर चर्चा नहीं होगी, ये बात अनुच्छेद 121 में। अनुच्छेद 122 में संसद की कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, अनुच्छेद 124 में। वही बात करें अनुच्छेद 125 की, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 125 में। किसके? जो न्यायालय में न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनके वेतन भत्तों की बात किसमें? अनुच्छेद 125 में कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 126 में क्या है? मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा, ये 126 में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात अनुच्छेद 126 में कही गई है। वही अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में
127 में आर्टिकल कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी अपॉइंटमेंट भी किए जा सकते हैं, जो न्यायाधीश उनके अस्थायी नियुक्ति भी की जा सकती है। वही अनुच्छेद 128 की बात करेंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आह्वान की बात होती है अनुच्छेद 128 में। वही अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति अनुच्छेद 129 में है। वही अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान है, 130 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान है। अनुच्छेद 131 में राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों पर मूल अधिकारिता जिसकी बात की गई है अनुच्छेद 131 में। और अनुच्छेद 131 ए को निरस्त कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं 132 में। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 133 में दीवानी मामलों में अपील का अधिकार है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार है। अनुच्छेद 134 ए ये अपील प्रमाण पत्र का प्रावधान की बात करता है। किसकी? अपील प्रमाण पत्र के प्रावधान की बात करता है अनुच्छेद 134 से। अनुच्छेद 135 में संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार का स्थानांतरण की बात है। और 136 में विशेष अनुमति से अपील का अधिकार। तो 136 में क्या है? विशेष अनुमति से अपील का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की पुनर्विचार शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 139 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 139 में। अनुच्छेद 139 ए मामलों का स्थानांतरण की बात की है, जो भी मैटर है उनको ट्रांसफर किए जाने की बात है। वहीं अनुच्छेद 140 दोस्तों संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने की बात करते हैं। और अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के लिए बाध्यकारी हैं, इसकी बात है। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? इसमें पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं किसमें? आर्टिकल 142 में। अनुच्छेद 143 कहता है कि भाई राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की बात है। वहीं आर्टिकल 144 सभी प्राधिकरणों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करनी चाहिए, ये 144 में। सभी जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की हेल्प करेंगे। वहीं अनुच्छेद 145 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के नियम की बात है। वहीं अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी और खर्च और उसके वेतन भत्ते की बात 146 में कही गई है दोस्तों। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 147 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 147 में दिए गए हैं। और वहीं अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसमें बोलते हैं कैग, कंप्यूटर ऑर्डर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, कैग की बात आर्टिकल 148 में है। वहीं आर्टिकल 149 क्या कहता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की बात है। अनुच्छेद 150 क्या कहता है? भारत की खातों की रूपरेखा की बात है। अनुच्छेद 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की बात है। और अनुच्छेद 152 इसमें राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दे रखी है आर्टिकल 152 में। 153 की बात करेंगे। अनुच्छेद 153 में दोस्तों राज्यों में राज्यपाल के पद की बात है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में नियत होना, यह अनुच्छेद 154 में गिवन है। वहीं अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति 155 के हिसाब से होती है। और 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की, उनका जो टाइम पीरियड है उसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के लिए जो योग्यताएं हैं उसकी बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के कार्यकाल और शर्तें क्या होनी चाहिए इसकी बात 158 में कही गई है दोस्तों। 159 में राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा की बात है, जो उसकी ओथ वगैरह है वो आर्टिकल 159 में गिवन है दोस्तों। अनुच्छेद 160 राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल द्वारा क्षमा, दंड माफी आदि के अधिकार की बात आर्टिकल 161 में। और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में गिवन है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा कहा गया 163 में। वहीं 164 की बात करें तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और कार्यकाल और जिम्मेदारियां ये आर्टिकल 164 में गिवन है। वहीं 165 की बात करेंगे। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है। एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता स्टेट की बात होती है अनुच्छेद 165 में।
तो दोस्तों ये थे 165 आर्टिकल। बाकी के आपके जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगे। चलो कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं जिससे आपको पहुंचे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। 200 तक कर लेते हैं। चलो, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, चीफ मिनिस्टर, ये 167 में 167 में गिवन है। वहीं अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है? राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की बात है। यानी कि 169 में जो राज्य में विधान परिषद होती है उसके गठन या समाप्ति की बात। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा की संरचना की बात होती है। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद की संरचना की बात है। राज्य विधान परिषद की संरचना की बात है 171 में। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडल का कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 173 दोस्तों राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होंगी इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का सत्रों का आह्वान और स्थगन की बात की गई है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का विधानमंडल का संबोधन, इसकी बात है। तो दोस्तों 175 तक रहने देते हैं, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। सबसे जरूरी बात है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमें आगे का वीडियो में नेक्स्ट जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कंप्लीट करा देनी चाहिए। अगर इस वीडियो पे 175 आर्टिकल्स में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तुरंत लेके आ जाएंगे, जल्दी बना देंगे। तो इसलिए जरूरी है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंस लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही महत्व का है, अच्छा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। और अपने आसपास सफाई रखिए, साफ सफाई रखना जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम आपके साथ आर्टिकल डिस्कस करने। तो दोस्तों यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं 170 से आगे के आर्टिकल 170 से जितने भी आगे आर्टिकल्स हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। आपको इससे पहले के आर्टिकल्स देखने हैं, उन्हें चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने सारे आर्टिकल्स 170 तक करा दिए हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा तो नेक्स्ट सारे आर्टिकल्स हम करा देंगे। तो उसी बात पर चर्चा करने और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम सारे आर्टिकल्स आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। देखो 170 से लेके 395 तक, 395 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हम सब आज कंप्लीट कराएंगे। उससे पहले आपने 170 तक आर्टिकल्स नहीं देखे तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वनडे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। चलो चर्चा करते हैं 170 आर्टिकल से। अंडर 30 मिनट्स में हमने बोला था, अगेन इस वीडियो को अंडर 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। 30 मिनट में कंप्लीट आर्टिकल्स, ऐसे करके हम टाइटल देंगे आपको। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो अनुच्छेद 170 की बात करेंगे दोस्तों। तो राज्य विधानसभाओं की संरचना, जो विधानसभाएं होती हैं जिसमें एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी संरचना की बात अनुच्छेद 170 में है। वही अनुच्छेद 171 क्या कहता है? राज्य विधान परिषद की संरचना की बात करता है। राज्य विधान परिषद की संरचना की बात करता है आर्टिकल 171, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया राज्य विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 171, याद रखना विधान परिषद। इंडिया के अंदर 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर दोनों ही बाई कैमरलिज्म सिस्टम इस समय चल रहा है। स्टेट्स की बात कर रहा हूं। 172 में क्या है? राज्य विधानमंडल का कार्यकाल की बात है। 173 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का सत्रों का आह्वान और स्थगन की बात हुई है। 174 की बात हो रही है। अनुच्छेद 175 में बात करेंगे राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन, राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन, अनुच्छेद 175 में। वहीं अनुच्छेद 176 में विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष संबोधन, विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष संबोधन की बात हुई है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने के अधिकार की बात हुई है 177 में। अनुच्छेद 178 बात करता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, ये 178 में है। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना, जिसकी चर्चा हुई है 179 में। 180 में बात हुई है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 181 में दोस्तों अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता,
182 की बात करेंगे, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हुई है अनुच्छेद 182 में। वहीं अनुच्छेद 183 बात करता है विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 184 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन 184 में बात हुई है। अनुच्छेद 185 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। याद रखना एक एक आर्टिकल उम्दा है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 185 में आएंगे, 186 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात 186 में हुई है। वहीं अनुच्छेद 187 कहता है कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय होगा। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा की बात हुई है। अनुच्छेद 189 में विधानमंडल में मतदान और बहुमत के नियमों की बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 190 जो है वो बात करता है विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने या अयोग्यता पर सीट का रिक्त होना, या अयोग्यता पर सीट का रिक्त होना, ये अनुच्छेद 190 में बात करता है। अब बात करने वाले हैं 191। अनुच्छेद 191 में दोस्तों राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता पर बात हुई है। और अनुच्छेद 192 अयोग्यता के मामले उसका निर्णय राज्यपाल द्वारा, यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वहां पर गवर्नर साहब के पास पावर है, जो अनुच्छेद 192 में है। अनुच्छेद 193 में सदस्य द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार की बात हुई है। अनुच्छेद 195 कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते ये अनुच्छेद 195 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 196 में राज्य विधानमंडल में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना, ये अनुच्छेद 196 में दिया है। अनुच्छेद 197 में विधान परिषद में विधेयकों का पारित होना, यह अनुच्छेद 197 में है 197। वहीं अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 199 में 199 धन विधेयक की परिभाषा, यहां पर मनी बिल की बात हुई है अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार की बात हुई है। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 202 में है। वही अनुच्छेद 203 अनुदान की मांगों का अनुमोदन है, कहां पर, अनुच्छेद 203 में। अनुच्छेद 204 में दोस्तों विनियोग विधेयक की बात हुई है। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक पर बात हुई है। अनुच्छेद 205 पर अतिरिक्त पूरक और अंतरिम अनुदान की बात हुई है। अनुच्छेद 206 में अंतरिम अनुदान और आकस्मिक व्यय की बात हुई है। अनुच्छेद 207 राज्य के वित्तीय विधेयक पर बात हुई है अनुच्छेद 207 की। वही अनुच्छेद 208 की बात करें तो राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम की बात करते हैं अनुच्छेद 208 में। अनुच्छेद 209 में विधानमंडल की कार्रवाई में भाषा कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा हुई है, आर्टिकल 209 में इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में भाषा का प्रयोग क्या है। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध, तो यह विधानसभा की बात हो रही है जिसमें आर्टिकल 211 है। वहीं अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ये बात हुई है आर्टिकल 212 में। किसमें, अनुच्छेद 212 में ये बात हुई है दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद 13 पे आते हैं। 213 पे, 13 से मतलब 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार 213 में है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का गठन, ये हाई कोर्ट के गठन की बात होती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति है 215 में। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हुई है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात हुई है 17 में। वहीं अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर प्रावधान की बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा, किसमें, अनुच्छेद 219 में। अनुच्छेद 220 की बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुनः प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध की बात हुई है। किस पर, पुनः किसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 220 में ये प्रतिबंध है। ये अनुच्छेद 220 में ये बात कही गई है कि जो जज होंगे हाई कोर्ट के वो पुनः प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस पर बात पर प्रतिबंध है। क्या है, प्रतिबंध है। क्या है, प्रोविजन, प्रोविडेड किया गया है। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते में, ये 221 के अकॉर्डिंग वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उसके ट्रांसफर की बात कही है, उनके ट्रांसफर में चर्चा की बात हुई है 222 में दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 223 कहता है
कि भाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो अनुच्छेद 223 के अकॉर्डिंग नियुक्त किए जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 224 कहता है कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 224 ए कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आह्वान किया जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आह्वान किया जाएगा। अनुच्छेद 225 कहता है उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 225 इज टॉकिंग अबाउट उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 228 मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण ट्रांसफर की बात करता है। अनुच्छेद 228 को निरस्त कर दिया गया था, रिपील। अनुच्छेद 229 बात करता है कि उच्च न्यायालय का कर्मचारी और खर्च की बात होती है। अनुच्छेद 230 में संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार की बात हुई है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 232 को निरस्त कर दिया गया। क्या निरस्त कर दिया गया दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, अनुच्छेद 233 में। वहीं अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होना चाहिए, ये बात अनुच्छेद 235 में कही गई है। अनुच्छेद 236 236 अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में परिभाषाएं, इसकी बात आर्टिकल 236 में है दोस्तों। अनुच्छेद 237 बात करता है कि न्यायिक सेवा के प्रावधानों का कुछ क्षेत्रों पर विस्तार होना चाहिए। अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया, यानी कि रिपील है। वहीं अनुच्छेद 239 है संघीय क्षेत्र का प्रशासन, जो यूनियन टेरिटरी है उसके प्रशासन की बात कही गई है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 239 ए जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की बात करता है यूनियन टेरिटरी में, यह आर्टिकल है 239 ए। वहीं अनुच्छेद 239 डबल ए बात करता है दिल्ली के विशेष प्रावधान की। अनुच्छेद 239 ए भी बात करता है दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में प्रावधान की। अनुच्छेद 239 बी बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का अध्यादेश अधिकार की। यहाँ पर 39 बी, ये बी वाला आर्टिकल है 239 में, जो डिप्टी गवर्नर है उनके ऑर्डिनेंस की बात करता है यूनियन टेरिटरी में। गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं अनुच्छेद 240 पे। अनुच्छेद 240 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति का विनियमन बनाने का अधिकार की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 241 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करता है। अनुच्छेद 242 को रिपील यानी कि निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 243 की बात करें तो ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ए की बात करें ग्राम सभा की शक्तियों की बात है। अनुच्छेद 243 बी की बात करें पंचायतों का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 सी की बात करें जिसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 डी की बात करें पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और महिलाओं वुमेन्स के लिए आरक्षण की बात अनुच्छेद 243 डी में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 243 ई में दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 243 एफ में पंचायत सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात अनुच्छेद 243 जी में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 243 एच पंचायतों को वित्तीय प्रावधान की बात है, अनुच्छेद 243 एच। वहीं अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों क्या है, फाइनेंस कमीशन की बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की। किसमें? अनुच्छेद 243 आई में, आर्टिकल 243 आई। एच में पंचायतों का वित्तीय प्रावधान की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान, जो चुनाव होंगे उससे रिलेटेड प्रावधान है जे में। के में है पंचायत चुनाव का संचालन। एल में है पंचायतों से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। और 243 एम है कुछ क्षेत्रों में पंचायत प्रावधानों का अपवाद। अनुच्छेद 243 एन है पूर्ववर्ती पंचायत कानून की निरंतरता। अनुच्छेद 243 इज टॉकिंग अबाउट पंचायत चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। और अनुच्छेद 244 दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। गॉट इट? ठीक है, 244 ए पे बात करेंगे। ये असम में स्वायत्त राजन के गठन की बात, स्वायत्त राज्य का जो गठन होगा उसकी बात करता है। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल की
विधायी शक्तियों का विस्तार, जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी बात होती है। आर्टिकल 246 कहता है संसद और राज्य विधानमंडल के विषयों की सूची की बात है। जो सूचियां हैं, 3 सूची हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अनुच्छेद 246A में वस्तु एवं सेवा कर पर विशेष प्रावधान, यानी कि जीएसटी की बात करता है। जो जीएसटी पर विशेष प्रावधान है वो 246A में है। 247 में है संसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना। संसद जो है एडिशनल जो न्यायालय है, मतलब जो कोर्ट है, उनकी स्थापना कर सकती है। 248 में संसद की आवश्यक शक्तियां। अनुच्छेद 249 में राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। वहीं अनुच्छेद 250 है आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 है कि राज्य सूची में संसद और राज्य कानून के टकराव की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी माना जाएगा। अनुच्छेद 252 बात करता है राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाना। अनुच्छेद 253 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए संसद की शक्ति की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में संसद और राज्य कानूनों का टकराव की बात होती है। वहीं अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कानून की वैधता की बात अनुच्छेद 255 में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 256 में क्या है, राज्य सरकार का केंद्र के निर्देशों का पालन करना। अनुच्छेद 257 बात करता है कि राज्यों के कार्यों पर केंद्र का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 केंद्र के कार्य राज्यों को सौंपना। अनुच्छेद 258 राज्यों के कार्य केंद्र को सौंपना। अनुच्छेद 259 को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 260 जो है भारत के बाहर कुछ क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 261 की बात करें न्यायिक कार्रवाई और सार्वजनिक कृत्यों की पूर्ण निष्ठा और श्रेय की बात हुई है। अनुच्छेद 262 की बात करें अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा, ये 262 में है। वहीं अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात हुई है 63 में। अनुच्छेद 264 संघ और राज्य के बीच समझौता, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में समझौता है। अनुच्छेद 265 कर का आरोपण केवल कानून द्वारा होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 266 भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि की बात हुई है 266 में। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि की बात हुई है। अनुच्छेद 268 68 संघ द्वारा लगाए गए करों की राज्य की वसूली। अनुच्छेद 268A निरस्त किया गया है 268A। अनुच्छेद 269 269 संघ द्वारा लगाए गए करों की वसूली और वितरण की बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 269A 69A वस्तु एवं सेवा कर का वसूली और वितरण, यह है जीएसटी की बात। अनुच्छेद 270 करों के राजस्व का राज्यों में वितरण होना चाहिए। अनुच्छेद 271 करों पर अधिभार लगाने का संसद का अधिकार, करों पर अधिभार लगाने का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 272 को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 273 जो है पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों को अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है। जो पूर्वी क्षेत्र हैं यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में बात है, ठीक है, ईस्टर्न राज्यों की बात है। अनुच्छेद 274 में 274 में दोस्तों कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की सिफारिश की चर्चा की गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 275 में राज्यों के अनुदान, ये ग्रांट्स दी जाएगी 275 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद की। अनुच्छेद 276 में पेशों, व्यवसायों या व्यवसायिकों और रोजगार पर कर लगाने की शक्ति, अनुच्छेद 276 में। वहीं अनुच्छेद 277 मौजूदा करों को निरंतरता, अनुच्छेद 278 को निरस्त यानी कि रिपील किया गया है। अनुच्छेद 279 में भारत की आय की गणना कितनी है, क्या है। वहीं अनुच्छेद 279 में 79A में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बात है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, इसकी चर्चा हुई है। अनुच्छेद 282 में केंद्र और राज्य का लोक उद्देश्य हेतु व्यय, इसकी चर्चा हुई है। अनुच्छेद 283 में भारत और राज्यों की निधियों का संचालन, इसकी बात हुई है। अनुच्छेद 284 सार्वजनिक धन का जमा, इसकी बात करता है 284 में। वहीं अनुच्छेद 285 में केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य करों से छूट, तो यह अनुच्छेद 285 में है। वहीं अनुच्छेद 286 में राज्य कर लगाने की शक्ति पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 287 बिजली पर कर से छूट की बात की गई है। अनुच्छेद 288 में कुछ उत्पादों पर कर लगाने की शक्ति का प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 288 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर से छूट, इसकी चर्चा हुई है। अनुच्छेद 290 बात करता है कि राज्य को वार्षिक भुगतान दिया जाना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 290A सिख गुरुद्वारा के लिए वार्षिक भुगतान की बात आर्टिकल 290A में गिवन है, याद रखना। 291 को निरस्त रिपील किया गया। अनुच्छेद 292 में दोस्तों
केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति, जो केंद्र सरकार कई बार IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह या किसी और कंट्री से लेती है। अनुच्छेद 253 में राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति। 94 में संपत्ति, अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण की बात 294 में है, अनुच्छेद 294 में। वहीं अनुच्छेद 295 की बात करेंगे, संपत्ति, अधिकार और दायित्व का उत्तराधिकार की बात है। अनुच्छेद 296 कहता है उत्तराधिकार न होने पर संपत्ति के निपटान से चर्चा है। 97 में समुद्री संपदा और संसाधन, अनुच्छेद 297 में है। वहीं अनुच्छेद 298 में केंद्र और राज्य का व्यापार और अधिग्रहण करने का अधिकार, अनुच्छेद 298 में दिया है। वहीं अनुच्छेद 299 में सरकारी अनुबंध की बात है। अनुच्छेद 300 में सरकार पर मुकदमा, इस बात पर भी चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को, पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन आर्टिकल 300A में 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, इसको इधर 300A में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता की बात है। अनुच्छेद 302 में संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 303 राज्यों के बीच भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 303 में ये बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 304 राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध, इसकी बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 305 में मौजूदा कानून जो है, मौजूदा कानून की सुरक्षा पर बात की गई अनुच्छेद 305 में। अनुच्छेद 306 को निरस्त कर दिया गया था, जो ऑब्सोल्यूट है, यानी कि संपत्ति और ऋण विभाजन से था। वहीं अनुच्छेद 307 दोस्तों, अनुच्छेद 304 और 305 के प्रवर्तन हेतु प्राधिकरण बनाया गया है। वहीं अनुच्छेद 308 पर चर्चा करेंगे, तो अनुच्छेद 308 जो है सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 309 में केंद्र और राज्यों की सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 310 में सेवाओं का कार्यकाल है। अनुच्छेद 311 में बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा, इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन होगा, इस बात पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 312A में अखिल भारतीय सेवाओं में पद का संरक्षण की बात हुई है। अनुच्छेद 313 में निरस्त यानी राज्यपाल के आपातकालीन प्रावधान हटाए गए। अनुच्छेद 314 जो निरस्त किया गया न्यायाधीशों के कार्यकाल संबंधी, इसको भी जो प्रावधान है इनको हटा दिया गया। तो ये दोनों आर्टिकल 13-14 रिपील कर दिए गए, यानी कि एक तरीके से निरस्त कर दिए गए। अनुच्छेद 315 जो है आर्टिकल लोक सेवा आयोग की बात करता है। आर्टिकल 316 दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की बात करता है, आर्टिकल 316। वहीं आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना, कैसे हटाए जाएंगे, इसकी बात की चर्चा करता है। वहीं अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें क्या होंगी, इस बात पर चर्चा करता है। वहीं अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर पुनर्नियुक्ति का प्रतिबंध, इस बात की चर्चा करता है, अनुच्छेद 319। वहीं अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात करता है। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार, यानी कि एडिशनल वर्क दिया जाएगा, इस बात की चर्चा करता है। वही अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के खर्चे की बात करता है। अनुच्छेद 323 को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक एवं न्यायाधिकरण, इसकी बात हुई है। अनुच्छेद 323B में कुछ विषयों पर न्यायाधिकरण की बात हुई है। अनुच्छेद 324 से चुनाव आयोग के गठन और शक्तियों की बात हुई है। अनुच्छेद 325 में मतदाता सूची में किसी के साथ भेदभाव का निषेध, इस पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात है। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधी शक्तियां, अनुच्छेद 327 में है। वहीं अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी शक्तियों की बात है। वहीं अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी न्यायालय का अधिकार, इसकी बात हुई है। अनुच्छेद 329 को निरस्त किया गया है। और अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण, यानी SC और ST की बात है दोस्तों, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि, हालांकि इसको 2019 में हटा दिया गया। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण और अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि, इसको भी रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि कब तक होगी, ये 334 में है, याद रखना 334। अनुच्छेद 335 में सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति का दावा कितना है, इस पर बात पर चर्चा होगी। वही अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का दावा है। अनुच्छेद 337 337 एंग्लो इंडियन शिक्षा में अनुदान की बात की गई है। तो ये सारे हट जाएंगे क्योंकि अब इस समय एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात है, किसकी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। वहीं आर्टिकल 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 339
अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की जांच के लिए आयोग, ओबीसी के लिए दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची की बात करता है। अनुच्छेद 342 की बात करें, अनुसूचित जनजातियों की सूची की बात करता है। अनुच्छेद 342 से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की बात करता है। अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 344 आधिकारिक भाषा प्रयोग की बात करता है। अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 340 राज्यों के बीच और केंद्र के साथ संचार की भाषा क्या होगी, कम्युनिकेशन की भाषा होगी, ये आर्टिकल 340 में गिवन है दोस्तों। वहीं आर्टिकल 347 किसी भाषा के प्रयोग को मान्यता देने का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 48 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, ये अनुच्छेद 348 में गिवन है। अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिबंध की बात है। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण के लिए भाषा का क्या प्रयोग होगा, 350 में है। और अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान, इस पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 350 बी में अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी की बात हुई है। ये आया था यूपीपीसीएस में दोस्तों, यहाँ ये क्वेश्चन मैचिंग के लिए आया था। 351 में हिंदी भाषा का विकास, तो 351 समझ गए होंगे, हिंदी भाषा के विकास की चर्चा है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा क्या होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 352 में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात है 352 में। 353 में आपातकाल में केंद्र की शक्ति की बात है। अनुच्छेद 354 में आपातकाल में वित्तीय प्रावधान की चर्चा है। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा को केंद्र का कर्तव्य, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात अनुच्छेद 356 में है। वहीं अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन की बात है। वहीं अनुच्छेद 359 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन या निलंबित करता है दोस्तों। अनुच्छेद 359 ये निरस्त करता है, निरस्त कर दिया गया मतलब। 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का दायित्व से संरक्षण क्या है। अनुच्छेद 361 ए में समाचार पत्रों के लिए संरक्षण की भी बात अनुच्छेद 361 ए में कही गई है। अनुच्छेद 361 बी में कुछ पदों से अयोग्यताएं हैं और 62 को रिपील कर दिया गया, निरस्त। वहीं अनुच्छेद 363 कुछ विवादों में न्यायालय का अधिकार ना होना, यह अनुच्छेद 363 में दिखाता है। अनुच्छेद 363 रियासतों के शासकों की उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 363 ए में है। अनुच्छेद 364 क्या कहता है, कुछ अधिनियमों का विशेष प्रावधान है। और अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी, ये अनुच्छेद 365 में कहा गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 366 में कुछ परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 367 में संविधान की व्याख्या याद रखना, ये पूछा जाता है, तो यह आर्टिकल 367 में क्या है, संविधान की एक्सप्लेनेशन। और 368 में 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान को कैसे चेंज किया जाएगा, ये 368 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 369 की बात करें, ये रिपील है, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान अब संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान अब निरस्त कर दिया गया है। 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जम्मू कश्मीर के ऊपर। 371 में याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है ये वाले आर्टिकल, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। तो महाराष्ट्र और गुजरात कहाँ है, 371 में। 371 ए में क्या है, नागालैंड, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। 371 बी में असम के लिए विशेष प्रावधान, असम। और 371 सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, सी में। तो मैं इसको एम नाम से, एम जी नाम याद कर, ऐसे करके याद रखो नाम। 371 डी, डी मतलब आंध्र, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। और ई में आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय, मतलब ई में एजुकेशन, ऐसे करके याद रखो। 371 ई में क्या है, एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी, तो ये आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 एफ सिक्किम, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। और जी में है मिजोरम, मिजोरम जा मिजोरम। 371 एच में है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। और 71 आई में है गोवा, गोवा के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। 71 आई में। 371 जे में कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। और अनुच्छेद 372 बात करता है मौजूदा कानून की निरंतरता, उनका कंटिन्यूएशन बनाना। अनुच्छेद 372 ए कहता है कि मौजूदा कानूनों में संशोधित करने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 373 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव की बात करता है। अनुच्छेद 374 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। ये 374 में भी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है।
अनुच्छेद 375 न्यायाधीशों की शपथ की बात है अनुच्छेद 375 में, और अनुच्छेद 376 दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात 76 में है। 77 को निरस्त कर दिया गया, 78 भी निरस्त और 79 भी निरस्त कर दिए गए हैं दोस्तों। अब आ जाओ 80 पे, 80 भी निरस्त है, लेकिन अस्थायी प्रावधान था ये सब 81, 82, 83 ये सब निरस्त हैं, तो निरस्त वाले आपको नहीं पढ़ने क्योंकि ये जनरली पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, 95 तक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखो आपके निरस्त हैं। पुराने कॉलेज हटाए गए, स्वतंत्रता के बाद के मामलों के लिए ये बनाए गए थे, तो ये सारे निरस्त कर दिए गए। अब दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं 395 आर्टिकल्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है खासकर हर एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएस दे रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, आईएएस, आरएएस भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, या फिर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी भी दे रहे हैं, या जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है दोस्तों, इनको जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। वासुदेव कुटुंबकम फिलॉसफी पर हम फॉलो करते हैं, तो आपको भी फॉलो कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, और इस वीडियो पे 1000 प्लस व्यू तो आप लोग कर सकते हो, चाहो तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड बाय बाय दोस्तों।